गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 9:48 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 7 फरवरी 2022। आज 7 फरवरी 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। जल्दी से मुझे याद दिलाएंगे लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उसमें हम कहाँ तक पहुंचे थे। बस उसी के आगे से कंटिन्यू करना है। जी। बहराम शाह के बारे में, ठीक है। कहने का मतलब, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। और जिसमें हम बात कर रहे थे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के बारे में, जो कि 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक चला। इसमें हमने बात की सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने बात की इसमें इल्तुतमिश के बारे में, और इल्तुतमिश के बाद हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में रजिया सुल्तान के बारे में। और मैंने आपको बताया कि बहराम शाह के द्वारा दल चालीसा की मदद से रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी गई, हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर। वहीं पर उसका मकबरा है, और रजिया की हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अगला शासक ही कौन बन गया? बहराम शाह। दिल्ली का अगला सुल्तान बहराम शाह बना। 1240 से लेके 1242 तक इसने 2 साल शासन किया दिल्ली सल्तनत में। बहराम शाह जैसे ही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और जैसे ही सिंहासन पर बैठा, तो दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि अगर मैं दल चालीसा की मदद से दिल्ली के सुल्तान की हत्या करवा सकता हूं, तो अब ये काम कोई मेरे साथ भी कर सकता है। इसने सोचा कि एक ऐसा पद होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरा सबसे ज्यादा खास, मेरा सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हो, लेकिन वो दल चालीसा का हेड होना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखेंगे, बहराम शाह ने अपने शासनकाल में एक न्यू पोस्ट, एक नया पद बनाया, जिसे कहा जाता था, लिख लेंगे, नायब ए मुमलकात। इसी के द्वारा नायब ए मुमलकात का पद बनाया गया। बहराम शाह के द्वारा ही नायब ए मुमलकात का पद बनाया गया। और ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला नायब ए मुमलकात अपॉइंट किया गया एतगीन को। वही एतगीन जो रजिया सुल्तान के शासनकाल में बदायूं का इक्तेदार हुआ करता था। भाई, ये भी बहराम शाह का बेहद खास था, और इसने बहराम शाह की मदद भी की थी रजिया के खिलाफ स्ट्रेटेजी या रणनीति बनाने में। इसी एतगीन को बना दिया गया दिल्ली का, या दिल्ली सल्तनत का पहला नायब ए मुमलकात। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, बहराम शाह के ही शासनकाल में, लिखेंगे, इसी के समय में हुआ फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत। इसी के शासनकाल में हुआ, लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत पर
मंगोलों का प्रथम आक्रमण। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भारत आया था और चंगेज खान सिंध तक आया और सिंध से ही वापस लौट गया था। लेकिन मंगोलों की जो सेना थी वो एक बार फिर हिंदुस्तान आई। और ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का जो सबसे पहला आक्रमण हुआ वो इसी के शासनकाल में हुआ। हालांकि ये भारत में मंगोलों का दूसरी बार आना था, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत पर होने वाला सबसे पहला अटैक कहलाएगा। केवल 1240 से 42 तक शासन किया बहराम शाह ने इसी के भतीजे के द्वारा यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे के द्वारा ही बहराम शाह की हत्या करवाकर अगला सुल्तान बना मसूद शाह। ये मसूद शाह बहराम शाह का भतीजा हुआ करता था। इसने 1242 से 1246 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया और मसूद शाह के बाद आया नसीरुद्दीन महमूद। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप नाम याद रखेंगे। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लगभग 1265-66 तक, लगभग 1246 से लेके 1265-66 तक दिल्ली का सुल्तान हुआ नसीरुद्दीन महमूद। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी नसीरुद्दीन महमूद का ही वजीर हुआ करता था। वजीर का मतलब भाई दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री को ही क्या कहते थे? वजीर। इसने अपना वजीर बनाया बलबन को। अब ये बलबन कौन है भाई? जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, उसी तरीके से इल्तुतमिश का ही एक गुलाम हुआ करता था बलबन। जब इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा की शुरुआत की थी तो उन 40 गुलामों में एक बलबन भी था। लेकिन ध्यान रखेंगे, बलबन बेहद होशियार, बेहद साहसी व्यक्ति था और इसने अपनी सेवाओं से प्रभावित करके नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का वजीर का पद हासिल कर लिया था। यह दिल्ली सल्तनत का वजीर था। इतिहासकार कहते हैं कि केवल नाम का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद हुआ करता था, जो कि एक बेहद कमजोर और अयोग्य सुल्तान था। लेकिन प्रैक्टिकली सारी की सारी जो प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां हुआ करती थी वो बलबन के पास हुआ करती थी। इतिहासकार कहते हैं कि बलबन इतना होशियार आदमी था कि इसने लगभग 20 साल तक, मतलब नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तो दिल्ली का वजीर बनकर शासन किया और फिर उसके बाद लगभग 20 साल तक ही दिल्ली का सुल्तान बनकर। नसीरुद्दीन महमूद के ही द्वारा बलबन को उलूग खान की उपाधि भी दी गई थी। बलबन ही क्या कहलाता है? उलूग खान। उलूग खान का मतलब क्या है? विश्व का खान। यही कहलाता है उलूग खान या विश्व का खान। जब तक नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान रहा, उसका वजीर बनकर ही शासन करता रहा बलबन। लेकिन ध्यान रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खुद दिल्ली का अगला सुल्तान बन बैठा। लिख लीजिए, गयासुद्दीन बलबन।
गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से लेके 1287 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलबन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किससे बनते हैं, बलबन से बनते हैं। जैसे सबसे पहला काम, दिल्ली का सुल्तान बनते ही लिखेंगे बलबन एबोलिस्ड दल चालीसा। लिखेंगे बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। बलबन एबोलिस्ड दल चालीसा। बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। भाई जैसे ही सिंहासन पर बैठा, दिमाग में एक ही बात आई कि भाई हर फसाद की ही जड़ क्या है, ये दल चालीसा। इसीलिए दल चालीसा को ही क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, दल चालीसा का उन्मूलन कर देना चाहिए। यही काम किया बलबन ने, और बलबन के ही द्वारा दल चालीसा का अंत कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है बलबन से, एक बताइए दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त की नीति चलाने वाला कौन था। लिखेंगे ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली। इसीलिए दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाइबूस की प्रथा किसने शुरू की थी। तो लिखेंगे सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबूस। सिजदा और पाइबूस प्रथा। बलबन ने ऐलान करवाया था कि जो भी व्यक्ति मेरा सामना करेगा, जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा, उसे सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर सर झुकाना होगा, जिसका मतलब है सिजदा करना होगा। और फिर ध्यान रखेंगे उसे लेटकर मेरे पांव चूमने होंगे, जिसका मतलब क्या है, पाइबोस करना। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। इसी ने सिजदा और पाइबोस प्रथा की शुरुआत की। इसके अलावा बलबन के ही द्वारा एक नए त्योहार को मनाने की शुरुआत की गई। इसी ने शुरू करवाया एक नया त्योहार जो बेसिकली कहलाता था नवरोज, या जिसे नौरोज कहा जाता था। ये क्या था, पर्शियन न्यू ईयर। फारसी नववर्ष को ही क्या कहा जाता था, नवरोज कहा जाता था। बलबन के ही शासनकाल में 1287 में हुआ, लिखेंगे सेकेंड अटैक ऑफ मोंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली। लिखिए दिल्ली पर मंगोलों का द्वितीय आक्रमण।
बहराम शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने सबसे पहली बार अटैक किया था? लेकिन दूसरी बार मंगोलों की सेना बलबन के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए आई, और जब दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए आई तो ध्यान रखेंगे उस समय पंजाब में या सिंध क्षेत्र में बलबन का ही बेटा तैनात था। वो सिंध पंजाब का ही इक्तदार हुआ करता था। इसका नाम था शहजादा मोहम्मद। और ध्यान रखेंगे जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उसे डिफेंड करने के लिए ही बलबन का बेटा गया, जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। और जब शहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ने के लिए गया तो ध्यान रखेंगे उस मंगोलों के आक्रमण में शहजादा मोहम्मद वॉज किल्ड। शहजादा मोहम्मद मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई। और जब शहजादा मोहम्मद मारा गया तो पुत्र अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर बलबन इतना ज्यादा डिप्रेस हुआ, इतना ज्यादा दुखी हुआ कि पुत्र वियोग में ही बलबन की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखेंगे आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो पुत्र वियोग में मरा था, जो अपने बेटे की मृत्यु से दुखी होकर मरा था? तो ध्यान रखेंगे इन 1287 बलबन डाइट। लिखेंगे इन 1287 बलबन डाइड इन द डिप्रेशन ऑफ द डेथ ऑफ हिज सन। अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर बलबन की मृत्यु हुई। अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर बलबन की मृत्यु हुई। दिल्ली में मरा बलबन। और ध्यान रखेंगे बलबन का मकबरा भी कहां पर है? बलबन की कब्र भी दिल्ली में है। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, बस वहीं पर है बलबन का मकबरा। टॉम्ब ऑफ बलबन या बलबन की कब्र है दिल्ली में ही। बलबन के मरने के बाद बलबन के ही ग्रैंडसन, बलबन के ही पोते को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, जिसका नाम था कैकूबाद, जो कि 1287 से 1290 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। यह भी एक अयोग्य सुल्तान था। और ध्यान रखेंगे इसी का एक वजीर हुआ करता था जो पंजाब में तैनात था, जिसका नाम था मलिक फिरोज। बलबन का पोता कैकूबाद अगला सुल्तान बना, लेकिन कैकूबाद को सिंहासन से हटाकर मलिक फिरोज ने एक और अल्प वयस्क व्यक्ति को दिल्ली का अगला सुल्तान बना दिया, जिसका नाम था कैमुर्स। और ध्यान रखेंगे कुछ ही समय, कुछ ही दिन कैमुर्स दिल्ली का सुल्तान बन पाया कि कैमुर्स को भी डिथ्रोन कर दिया। किसके द्वारा? मलिक फिरोज के द्वारा। और इसी मलिक फिरोज ने गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में एक और वंश की स्थापना की, जिसे हम जानते हैं खिलजी वंश के नाम से, जिसे हम जानते हैं खिलजी डायनेस्टी के नाम से। और यही मलिक फिरोज, ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक हुआ और दिल्ली का सुल्तान बना। किस नाम से? बाय द नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यही कहलाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ध्यान रखेंगे स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में अगला वंश आया
लिखेंगे खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। सबसे पहला सवाल बनेगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में केवल 30 साल तक शासन रहा किसका? खिलजियों का। लिखेंगे दिस डायनेस्टी हैड द शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में इस वंश का शासनकाल सबसे कम रहा। दिल्ली सल्तनत में इस वंश का शासनकाल सबसे कम रहा और इसकी स्थापना की, लिखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। बारह सौ नब्बे से 1296 तक दिल्ली का अगला सुल्तान बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, इसका वास्तविक नाम, हिज एक्चुअल नेम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, मलिक फिरोज। इसका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में 1293 ईस्वी में हुआ अटैक ऑन देवगिरी। बारह सौ तिरानवे ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही समय में हुआ देवगिरी पर आक्रमण, अटैक ऑन देवगिरी। देवगिरी कहां पर था भाई? आज ये जगह कहां पर है? महाराष्ट्र में। और जब देवगिरी पर अटैक किया गया तो उस समय वहां का शासक हुआ करता था रामचंद्र देव। उस समय वहां का शासक था रामचंद्र देव। और ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ध्यान रखेंगे, दिस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ। दिल्ली सल्तनत में अभी तक जितने भी सुल्तान हुए, जितने भी शासक हुए, उनमें से कोई ऐसा शासक नहीं था जिसने अभी तक दक्षिण क्षेत्र में जाकर क्या किया हो? अटैक किया हो या आक्रमण किया हो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही सबसे पहला शासक था जिसके शासनकाल में दक्षिण में क्या हुआ? आक्रमण हुआ। लिखेंगे फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ। लिखेंगे ये दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण था। ये दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी
का ही एक भतीजा हुआ करता था जो इसका दामाद भी लगता था। हम जानते हैं इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा या दामाद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। और ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, इसके शासनकाल में कड़ा नामक स्थान का ही इक्तदार हुआ करता था, जो आज उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी और प्रयागराज क्षेत्र है। वही उस समय क्या कहलाता था? कड़ा नामक स्थान कहलाता था। यही का इक्तदार हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। सर भतीजा दामाद कैसे हो सकता है? रीजनिंग वाले सर से पूछना, वो बताएंगे। जब ब्लड रिलेशन पढ़ोगे ना रीजनिंग में, खूनी संबंध, रक्त संबंध जब पढ़ते हो तो रीजनिंग वाले सर से पूछना कि ये कैसे पॉसिबल है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था और ये कड़ा नामक स्थान का ही क्या हुआ करता था? ध्यान रखेंगे इक्तदार हुआ करता था। इसके बाद लिखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में हुआ थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स। मंगोलों का तृतीय आक्रमण, थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स या मंगोलों का तीसरा आक्रमण। और जब मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मंगोलों के आक्रमण को ही डिफेंड करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भेजा गया। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजा गया मंगोलों के आक्रमण को डिफेंड करने के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोलों को पराजित किया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ध्यान रखेंगे 1296 में ही, 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। और देवगिरी पर आक्रमण करके रामचंद्र देव पर अटैक किया, देवगिरी से लूटपाट की और रामचंद्र देव की पुत्री यानी कि देवगिरी की राजकुमारी को भी अगवा करके ले आया अलाउद्दीन खिलजी। और सारा का सारा लूट का माल सीधा लेकर कहां पहुंच गया? कड़ा। जब इस बात का पता चला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मिलने के लिए गया अलाउद्दीन खिलजी से। कहां पर? कड़ा नामक स्थान पर। और जब ये अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए गया तो हम सब जानते हैं वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने ही चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। और उसकी हत्या करके दिल्ली का खुद अगला सुल्तान बन बैठा अलाउद्दीन खिलजी। लिखेंगे इन 1296, 1296 में
इन 1296 1296 ईस्वी में लिखिए, जलालुद्दीन वॉज किल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन वॉज किल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी हु बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, जो दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। जो दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी। बारह सौ छियानवे ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा अलाउद्दीन खिलजी। अभी आपको बताया था इसका वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। या लिखेंगे दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला ये प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला ये प्रथम सुल्तान था। He was first Sultan of Delhi who had standing army. अभी तक दिल्ली सल्तनत में सेना में नकद वेतन नहीं दिया जाता था, सैलरी नहीं दी जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले सेना में नकद वेतन देने की भी शुरुआत की थी। लिखेंगे, इसी ने सेना में नकद वेतन देने की शुरुआत की। इसी ने सेना में नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। और ही स्टार्टेड पेइंग सैलरीज टू हिज आर्मी। ही स्टार्टेड पेइंग सैलरीज टू हिज आर्मी। इसी ने सेना में नकद वेतन देने की शुरुआत की। ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो। लिखिए, अमीर खुसरो वॉज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में। स्थायी सेना का मतलब होता है, भाई देखिए मैंने आपसे कहा कि पहले सेना में नकद वेतन नहीं मिलता था। जब युद्ध हुआ करता था तो युद्ध में लूटी हुई संपत्ति और हड़पी हुई जमीनें ही सैनिकों में बांट दी जाती थी। लेकिन जब युद्ध नहीं हुआ करता था, जब शांति काल हुआ करता था, तो बाकी लोग क्या किया करते थे, तो भाई अलग अलग काम किया करते थे। कोई लोहार हुआ करता था, कोई बढ़ई हुआ करता था, कोई कुम्हार हुआ करता था। कहने का मतलब सबका अलग अलग प्रोफेशन था, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अपने सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत की और कहा कि भाई
अब से आपका जो प्रमुख कार्य है वो केवल और केवल क्या होगा, सैनिक के रूप में रहकर दिल्ली सल्तनत के लिए युद्ध करना या लड़ना। अब आप और किसी व्यवसाय को नहीं करेंगे, और क्योंकि व्यवसाय को नहीं करेंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है, सैलरी कहां से मिलेगी, दिल्ली सल्तनत से मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो, और आप जानते हैं अमीर खुसरो को ही तो क्या कहा जाता है, तूती ए हिंद, या इन्हीं को कहा जाता है पैरेट ऑफ इंडिया। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों के शासनकाल देखने वाले ही कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो माने जाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो ने कवि के रूप में अपना करियर, यदि हम इनकी कवि के रूप में करियर की बात करें तो भाई इन्होंने बलबन के शासनकाल से ही शुरू किया था। कहने का मतलब ये बलबन के भी समकालीन थे, लेकिन क्योंकि ये दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे इसीलिए इनका जिक्र हम कहां पर कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी में कर रहे हैं। हम सब जानते हैं अमीर खुसरो के ही द्वारा दो वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया गया था, सितार और तबला बनाने का श्रेय ही किसको जाता है, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के ही द्वारा खड़ी बोली का भी विकास किया गया। भाई अमीर खुसरो के जन्म की यदि हम बात करें तो भाई उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। एटा नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में मिलेगा कासगंज। कासगंज भी मिल सकता है, एटा भी मिल सकता है। कासगंज मिलेगा वैसे। पटियाली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा या कासगंज में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को कहा था धरती का स्वर्ग। और ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो के ही द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी गई थी और कहा गया था सुल्तान जहां, यानी कि विश्व का सुल्तान। सुल्तान जहां या विश्व का सुल्तान। अब पटियाली कासगंज में ही है जी, मैंने इसीलिए कहा ना, अब ऑप्शन में कासगंज आएगा। पहले एटा आता था ऑप्शन में, अब आएगा कासगंज।
इसके बाद यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ सबसे पहले गुजरात मिशन या गुजरात अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के ही दौरान ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों को गुजरात अभियान पर भेजा था, जिनके नाम थे उलूग खान और नुसरत खान। और ध्यान रखेंगे गुजरात मिशन के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी के ही सेनापति नुसरत खान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक गुलाम खरीदा गया था, एक स्लेव खरीदा गया था, जिसका नाम था मलिक काफूर। और आप जानते हैं मलिक काफूर जो कि एक किन्नर हुआ करता था, जो कि एक हिजड़ा हुआ करता था, इसे खंबात बंदरगाह से नुसरत खान खरीद कर लेकर आया था। कितने में? 1000 दिनार में। इसीलिए मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी भी कहा जाता है। आगे चलकर इसी को आगे चलकर इसी को क्या कहा जाएगा? यही सेनापति बनेगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध अभियान 1303 ईस्वी में हुआ, जो कहलाता है चित्तौड़ मिशन। जो कहलाता है चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भी अटैक किया था, चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में है, जिस समय वहां का शासक हुआ करता था रतन सिंह। और ध्यान रखेंगे रतन सिंह की ही पत्नी हुआ करती थी महारानी पद्मावती। और महारानी पद्मिनी या महारानी पद्मावती को ही हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया था। लेकिन ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक करके महारावल रतन सिंह की हत्या कर दी और जैसे ही वो चित्तौड़ के किले की तरफ बढ़ा तो वहां पर जितनी भी महिलाएं थीं उन सभी के साथ मिलकर महारानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था, यानी कि सारी की सारी महिलाओं ने सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया था। और इस अभियान की जो जानकारी है वो हमें एक नोवेल से मिलती है, एक उपन्यास से मिलती है। इस उपन्यास का नाम है पद्मावत। और आप जानते होंगे पद्मावत उपन्यास को किसने लिखा है? ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में है भाई चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने।
नेक्स्ट, लिखेंगे इन 1306 अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। इन 1306 अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। इसने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। और ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत अभियान में इसने भेजा ही किसको? मलिक काफूर को। अपने दक्षिण भारत अभियान में इसने मलिक काफूर को भेजा। और ध्यान रखेंगे 1308 ईस्वी में इसी मलिक काफूर ने जाकर आक्रमण किया वारंगल पर। तेलंगाना की ही राजधानी हुआ करती थी वारंगल। और ध्यान रखेंगे वारंगल में उस समय चल रहा था काकातीय वंश, जिसमें एक शासक रूल कर रहा था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। दक्षिण भारत में काकातीय वंश चल रहा था जहां का राजा हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव। जाकर इसी पर अटैक किया किसने? मलिक काफूर ने। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर के आगे सरेंडर किया। और ध्यान रखेंगे इसी प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने प्राप्त किया कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड। लिख लीजिएगा, प्रताप रुद्रदेव से ही इसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। प्रताप रुद्रदेव से ही इसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, कोहिनूर हीरे को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर कौन आया था? मलिक काफूर। ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज, दिल्ली सल्तनत में कोहिनूर हीरा सबसे पहले किस सुल्तान को मिला? तो ध्यान रखेंगे वो सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद लिखेंगे दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद, दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। या लिख सकते हैं सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसने धारण की और खुद को कहलाया अलेक्जेंडर सेकंड, सिकंदर द्वितीय। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को कहा दूसरा सिकंदर, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी, और अमीर खुसरो ने कहा सुल्तान जहां या विश्व का सुल्तान। चलिए अभी अलाउद्दीन खिलजी जारी रहेगा। आज की कहानी को यहीं तक रोकेंगे। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात करेंगे तो हम
आगे बढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी को खत्म करेंगे और तुगलक डायनेस्टी शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।